जंगल के रास्ते पर दो जिंदगियां आमने सामने थीं। एक तरफ रमेश था, जिसकी सफलता की चमक चोरी और लालच से बनी थी, और दूसरी तरफ मोहन, जिसकी ईमानदारी ने उसे थका तो दिया था पर झुकाया नहीं था। रमेश को देखते ही मोहन ने अपनी फटी चादर सही की, पर रमेश की नजरों में छिपे तानों से वो खुद को नहीं बचा सका। अरे ओ मोहन भाई, कहाँ चले सुबह सुबह अपनी इस बूढ़ी कुल्हाड़ी को लेकर? फिर वही सूखी टहनियां ढूंढने? मरे हुए पेड़ तो अब शमशान में भी नहीं मिलते, तुम अब भी जंगल में उन्हें खोज रहे हो। राम राम रमेश भाई, बस कर्म कर रहा हूँ, नसीब में जो होगा मिल जाएगा। नसीब? अरे भाई, नसीब हाथों की लकीरों में नहीं, कुल्हाड़ी की धार में होता है। देखो मेरी गाड़ी ताजी लकड़ियों से लदी है, शहर पहुंचते ही गड्डियां हाथ में होंगी, और तुम्हारी हड्डियों की गिनती दूर से हो रही है। सुना है कल मंडी से खाली हाथ लौटे थे, बच्चों ने कल भी पानी पीकर रात काटी होगी। मोहन, आंखों में हल्की नमी पर आवाज में सख्ती। मेरे बच्चे क्या खाकर सोए, ये मेरी और मेरे रब की बात है रमेश, पर कम से कम उन्हें ये तो पता है कि उनका बाप किसी के हक की लकड़ी काट कर घर नहीं लाता। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे परिंदों के उजड़े घोंसलों की चीखें सुनाई नहीं देती। रमेश ताने मारते हुए। आदर्शों से पेट नहीं भरता मोहन, ये जो तुम ईमान ईमान की माला जपते हो ना, इसी ने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है। तुम्हारी विमला बेचारी फटी साड़ी सिल सिल कर थक गई है, और तुम यहाँ जंगलों में भूत बनकर घूम रहे हो। लोग तुम्हें ईमानदार नहीं, मूर्ख कहते हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ, मेरी तरह हरे पेड़ काटो, 2 दिन में घर की छत बदल जाएगी। वरना याद रखना, भूखे पेट वाले की शराफत को दुनिया कायरता कहती है। शायद तुम सही कहते हो रमेश, दुनिया के लिए मैं मूर्ख हूँ, पर जिस दिन मैं अपनी भूख मिटाने के लिए हरे पेड़ काटने लगा, उस दिन मुझ में और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हारी तिजोरी भर रही है, पर तुम्हारी रूह खाली होती जा रही है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काटती है, किसी की दुआएं या किसी जीव का घर नहीं। तू अपनी गड्डियां गिन, मैं अपना सुकून ढूंढता हूँ। जाओ जाओ, ये सुकून तुम्हें ले डूबेगा। शाम को जब खाली हाथ लौटोगे और नन्नू को रोते देखोगे, तब पूछना अपने इस सुकून से कि उसकी कीमत क्या है। फकीर ही रहोगे तुम मोहन, फकीर ही मरोगे। रमेश अपनी बैलगाड़ी को जोर से हाँकते हुए धूल उड़ाता निकल गया। मोहन वहीं खड़ा धूल साफ करता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक अजीब सा संकल्प। उसने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और उस घने जंगल की ओर कदम बढ़ा गए, जहां आज उसकी परीक्षा होने वाली थी। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि मोहन की कुल्हाड़ी की ठक ठक जंगल के सन्नाटे को चीरने लगी। शरीर में जान नहीं थी। कल रात सिर्फ आधा गिलास पानी पीकर सोया था, पर हाथों में बच्चों के भूखे चेहरों की याद ने बिजली भर दी थी। पसीना माथे से बहकर आंखों में जा रहा था, पर मोहन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस थोड़ा और। आज अगर ये गट्ठर बड़ा होगा तो शहर की मंडी में अच्छे दाम मिलेंगे। नन्नू के लिए आज सूजी ले जाऊंगा। बेचारा बच्चा कल रात रोते रोते सोया है, और दीपू की चप्पलें भी तो टूट गई हैं। हे भगवान, बस आज ही लकड़ियां बिक जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मोहन बड़ी मशक्कत से लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपने सिर पर उठाता है। उसका शरीर कांप रहा है, पर उम्मीद उसे चला रही है, और सीधा अपने घर पहुंच गया। शाम को वह चुपचाप आंगन में बैठा था। तभी मुखिया और बलिया उसके घर आ पहुंचे। अब क्यों आए हो? तुम दोनों ने तो मेरे खिलाफ महाराज के सामने झूठी गवाही दे दी। अब क्या चाहिए? मुझे क्षमा कर दो मोहनलाल, जमींदार ने हमें डरा धमका दिया था, हम मजबूर थे। मुझे भी माफ कर दो मोहनलाल, मेरी बेटी का विवाह कुछ ही दिनों में है। जमींदार ने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पक्ष में गवाही नहीं दी तो वह विवाह रुकवा देगा। मैं मजबूर था। हाँ, यही तो है, ताकतवर की दबंगई और गरीब की लाचारी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है। दोष न मेरा है न तुम्हारा। दोष तो उस समाज का है जहाँ गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुखिया और बलिया शर्मिंदा होकर चुपचाप वहाँ से चले गए। समय ऐसे ही गुजरता चला गया और मोहनलाल की स्थिति और भी खराब होती चली गई। कब तक घर पर बैठे रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं करते? मैं एक किसान हूँ, तुम ही बताओ खेती के अलावा और मैं क्या जानता हूँ। खेती की बात कर रहे हो? खेती अब बची ही कहाँ है। जाओ कोई और काम ढूंढो, वरना हमारी हालत और भी बिगड़ जाएगी। इस छोटे से गांव में मुझे कौन काम देगा राधा?
क्या बात करती हो? अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरे गांव या राज्य में जाओ, कहीं ना कहीं रोजी रोटी तो मिलेगी। मोहनलाल कुछ देर सोच में डूब गया और फिर बोला, हाँ ठीक है, मैं वजनगर राज्य जाऊंगा, वहां मजदूरी ठीक मिलती है। तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। घर में बस थोड़ा सा ही आटा बचा है, इससे सिर्फ एक ही रोटी बन सकती है और सब्जी के नाम पर कुछ भी नहीं है। मोहनलाल बहुत उदास लहजे में बोला, अगर वो भी मैं ले जाऊंगा तो तुम क्या खाओगे? मेरी चिंता मत करो, मैं पेड़ के पत्तों से किसी तरह गुजारा कर लूंगी। राधा ने एक रोटी बनाकर मोहनलाल को दी। मोहनलाल रोटी लेकर विजयनगर की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। कुछ देर बाद रात गहराने लगी और मोहनलाल के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। चलो तालाब तो मिल गया, अब रोटी खाकर प्यास बुझाऊंगा, कुछ तो भला होगा। वह तालाब के पास गया, रोटी निकाली और उसे देखते हुए बोला, ये तो बस एक ही है, अगर मैं खा लूंगा तो मेरी भूख फिर भी नहीं मिटेगी। तभी तालाब के पानी में हलचल होने लगी। दरअसल इस तालाब में एक राक्षस का वास था। यह कौन खतरनाक जादूगर है जो मेरे ही तालाब के पास इतनी नरमी से कह रहा है कि खाने से क्या भला होगा? लगता है यह मुझे खाने की बात कर रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी राक्षस तालाब से बाहर निकल आया। मुझे मत मारो, मैं इस तालाब में अकेला रहता हूँ, मैं दूसरों को खाता हूँ, तुम मुझे मत खाना, मुझे माफ कर दो। मोहनलाल पूरा मंजर समझ गया। उसने मन में सोचा, मैं तो रोटी की बात कर रहा था, ये सोच रहा है कि मैं उसे खाने वाला हूँ। चलो यही भ्रम काम आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं खाऊंगा, अगर तुम मुझे कोई ऐसी वस्तु दो जिससे मैं धनवान हो जाऊं, समझे? राक्षस तुरंत अपना हाथ टेढ़ी मेढ़ी दिशाओं में घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर और विचित्र पक्षी मोहनलाल के सामने प्रकट हो गया। इसे ले जाओ, तुम धनवान हो जाओगे। क्या बकवास कर रहे हो? इस छोटे से पक्षी से मैं कैसे धनवान बनूंगा? यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, यह बोलने वाला पक्षी है। यह भविष्य की बातें भी बताता है और जब तुम इससे धन की इच्छा व्यक्त करोगे तो इसकी आंखों से किरणें निकलेंगी और सोने चांदी के खजाने प्रकट होंगे, समझे? अच्छा, अगर ऐसा है तो यह पक्षी अब मेरा हुआ और तुम अपने तालाब में अब सुरक्षित रह सकते हो, ठीक है? मोहनलाल खुशी खुशी वहां से अपने गांव की ओर चल पड़ा। वह रास्ते भर मन ही मन सोचता रहा। राधा जब इस पक्षी के बारे में सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी और जब मैं धनवान हो जाऊंगा तो किसी गरीब पर आंच नहीं आने दूंगा। हाँ, अरे बाबा, बहुत थक गया हूं, काश कहीं एक रात के लिए रुकने का कोई ठिकाना मिल जाए। सर्दी भी बहुत बढ़ गई है।